साहित्य और राजनीति में बहुत ही गहरा संबंध हुआ करता है। अगर आप किसी देश या किसी समाज की इतिहास जाकर पढ़ेंगे या वहाँ की कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समाज, उस देश की जो राजनीति है, वो वहाँ के साहित्य से प्रभावित हुई है और वहाँ की जो साहित्य है, वहाँ की उस समय की पॉलिटिक्स को दर्शाती है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयांश, आप देख रहे हैं टीवी 47। पिछले एपिसोड में हमने किया था राजदीप सरदेसाई की किताब जिसका नाम था द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया का विश्लेषण। इस एपिसोड में जिस किताब की एनालिसिस विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ उसका नाम है दी ऑर्बिटल। इस किताब को लिखा है समंथा हार्वे ने और ये इस साल की बुकर प्राइज विनिंग नॉवल है। ये एक इसे साइंस फिक्शन नहीं कह सकते हैं, इट इज़ अ फिक्शनल बुक। इट हैज़ मेनी कैरेक्टर्स एंड मेनी थीम्स, यानी कि इसमें 6 टोटल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसकी जो थीम है वो बहुत अलग अलग है। इस किताब पर बात करने से पहले मैं 2-3 चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली मैं इस किताब की भाषा के बारे में आपको बता दूं। ये किताब की भाषा बहुत ही सरल है लेकिन जटिल है। आप पूछेंगे इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ग्रैंडिलोक्वेंट लैंग्वेज जो आप देखा करते हैं अन्य नॉवेल्स में कि उसकी लैंग्वेज बहुत ही फ्लावरी हो सकती है, जिसे अंग्रेजी में ग्रैंडिलोक्वेंट कह सकते हैं, लेकिन जो उसकी आइडियाज़ हुआ करते हैं वो बहुत सुपरफिशियल हुआ करता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ। आप भारत के दिग्गज नेता और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक शशि थरूर की किताब को जाके पढ़ें। आपको उस किताब में बहुत ही लंबी सेंटेंसेस, बड़े भारी भारी शब्द मिलेंगे, लेकिन जो थीम हुआ करती है वो ऐसा कुछ हटकर नहीं हुआ करता है। आप दूसरे किताबों की तरफ देखेंगे जो बहुत ही फेमस किताब हुई हो, चाहे वो एना कैरेनिना हुई हो, चाहे वो नबोकोव की स्पीक मेमोरी हुई हो या लॉलिता हुई हो। इन किताबों की भाषा लगभग सरल होती है, लेकिन जो उसके आइडियाज़ होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। तो आपको हर पैराग्राफ के बाद किताब रख के सोचना पड़ता है कि ये किताब क्या कहना चाह रही है या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। समंथा हार्वे की किताब द ऑर्बिटल उसी कैटेगरी में फॉल करती है। वो उसी कैटेगरी की है कि जहाँ पे लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन जो आइडियाज़ बताए गए हैं, जो आइडियाज़ के बारे में चर्चा की गई है, जो थीम्स हैं इसमें, ह्यूमन बिहेवियर, फैमिली, एक इंसान की ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ करती हैं और आपके देखने का नज़रिया कैसे हर वक्त बदलते रहता है। यानी कि योर वर्ल्ड व्यू डिपेंड्स ऑन द प्लेस यू आर सिटिंग। आपकी जो दृष्टिकोण होती है दुनिया को देखने की, वो उससे प्रभावित होती है कि आप कहाँ पे खड़े या कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारी थीम समंथा हार्वे ने इस किताब, बहुत ही स्लिम नॉवल है, 137 पेज की नॉवल में ये सारी थीम समंथा हार्वे ने एड्रेस करी है। एक चीज़ और मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि ये सिर्फ दूसरी किताब है जो इतनी पतली होते हुए भी बुकर प्राइज़ जीती। जो 150 पन्ने की कम नॉवल, जिस किताब को पहले बुकर प्राइज़ मिला और उसकी सिर्फ 150-140 पेजेस की थी, वो 1979 यानी कि 1989 में थी और उस किताब को लिखा था फिट्ज़गेरल्ड ने। तो लगभग 50 साल के बाद, 45-50 साल के बाद ये दूसरी नॉवल है जिसकी इतनी कम पेजेस हैं, जो इतनी पतली है, 137 पेजेस की हैं, लेकिन इसे बुकर प्राइज़ मिला है। अब मैं आता हूँ किताब के ऊपर। इस किताब में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर्स का नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल 1, ऑर्बिटल 2, ऑर्बिटल 3 और ऐसे करके ऑर्बिटल 16 तक है। इसके पीछे का कारण क्या है? 6 एस्ट्रोनॉट्स जो कि इटली, रशिया, जापान वगैरह वगैरह ब्रिटेन से आते हैं, वो 6 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा रहे होते हैं 17,000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से। और जब वो स्पेस में पहुंचते हैं तो हर दिन 90 मिनट का हुआ करता है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे में आपको 16 बार सनराइज यानी सूर्योदय और सनसेट मिला करता है। इसलिए 16 ऑर्बिट्स यानी 16 चैप्टर्स में किताब को बांटा गया है। अगर आप इस किताब की भाषा के बारे में मैं बात करूं तो आपको जो नॉर्म्स मिलते हैं लैंग्वेज की, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी हो, जिसमें आपको कॉमा इस्तेमाल करना होता है, जिसमें आपको फुल स्टॉप इस्तेमाल करना होता है, तो ये किताब में से पंक्चुएशन नदारत है। अंग्रेजी में से कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस राइटिंग।
यानी कि ड्रीम लाइक, जब आप सपना देख रहे होते हैं तो उसका कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो इस किताब में आपको वो लीनियर प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, वो लॉजिकल लीनियर स्टोरी प्रोग्रेशन नहीं है। 6 एस्ट्रोनॉट्स की कहानी है, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके दिमाग में कौन सी सोच चल रही है, और वो दूसरे देशों से आते हैं तो नेशनलिज्म कैसे मैटर करता है कि स्पेस शटल पे, उनकी परिवार उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, हैंगिंग अबव द अर्थ। स्पेस को इस किताब में कहा गया है अर्थ्स बैकयार्ड, यानी कि पृथ्वी का बैकयार्ड, जिसके बारे में अर्थ को भी नहीं पता है। जो मुद्दाओं पे जिन मुद्दाओं पे हार्वे ने बात करी है, जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन बिहेवियर, 6 एस्ट्रोनॉट्स हैं, लेकिन आप जब किताब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स किसी एक को ही दर्शाते हैं। इससे हमें याद आता है वर्जीनिया वुल्फ की वो नॉवेल द वेव्स, जिनमें उन्होंने कहा था कि 6 कैरेक्टर्स तो मेरे नॉवेल में हैं, लेकिन जब मैं किताब लिखने बैठी थी तो आई हैड ओनली 1 कैरेक्टर इन माई माइंड, that one character mutated into 6 different characters, यानी कि वो एक कैरेक्टर टूट करके 6 कैरेक्टर में बदला। उसी तरीके से इस नॉवेल में भी आपको दिखेगा कि एंटन जो कि एक रशिया से एस्ट्रोनॉट हैं, शॉन जो किसी और देश से ताल्लुकात रखते हैं, इन सब की ज़िंदगी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो द कॉमन रनिंग थ्रेड बिटवीन ऑल लाइफ इज़ that they have been uprooted from their earth, from their home, और वो पृथ्वी के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें या घटनाएं क्या हैं। कई लोग के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि जिसे पृथ्वी पर वो परिवार कह रहे हैं, उनके साथ तो उनकी कोई कम्युनैलिटीज़ हैं ही नहीं, उनके साथ वो बैठ करके वो बात नहीं कर सकते हैं उन मुद्दाओं पे जिनमें उन्हें इंटरेस्ट हो। लेकिन जो उनके साथ हैं, जो 6 एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स साथ में हैं, वो एक दूसरे के साथ परिवार के ना होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बीच में कॉमन है, उनके देखने का नज़रिया सिमिलर है। इस किताब में पृथ्वी की भी वर्णन की गई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा इस किताब में वो ये है द जक्सटापोजिशन ऑफ ग्रैंड विथ नॉट सो ग्रैंड, यानी कि खूबसूरत चीज़ों की तुलना उन चीज़ों से करना जो डेली के लाइफ में, जैसे हम मंडेन कहा करते हैं। जब स्पेस शटल ऊपर की तरफ जा रहा है तो पृथ्वी को यानी अर्थ को पोर्ट्रे किया गया है ग्रैंड एज वेल एज वेरी एवरेज, यानी दिखने में बहुत ही ग्रैंड भी और बहुत ही एवरेज भी। द अर्थ इज़ ह्यूज बट द अर्थ इज़ ऑल्सो वेरी टाइनी, बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा भी है। तो ये जो इसकी नैरेटिव स्टाइल है कि 2 डिसिमिलर चीज़ें, 2 डायगोनली ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ दर्शाने की कोशिश करना, ये अपने आप में यूनिकनेस है। मुझे नहीं पता मैंने कोई किताब ऐसा पढ़ा होगा जहाँ पे 2 पोलर ऑपोजिट चीज़, बिग एंड स्मॉल, एक फ्रेम में होता है और उसको एक नज़रिए से देखने की बात की जाती है। तो इस किताब की यह यूनिकनेस है। और क्या यूनिकनेस है इस किताब की? ये लिंग्विस्टिक जो रूल्स हुआ करते हैं, जो लैंग्वेज के रूल्स हुआ करते हैं, ये किताब उसे तोड़ती नज़र आई मुझे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको हर जगह पे कॉमा या फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। आप बहुत ही कम आयु में पढ़ते हैं कि नाउन और प्रोनाउन क्या हुआ करता है, लेकिन जानबूझ के राइटर ने प्रोनाउन की जगह हर जगह नाउन इस्तेमाल करा है। उससे एक लिरिकल वैल्यू क्रिएट हुई है। लिरिकल वैल्यू मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि वो कोई क्लासिकल म्यूज़िक है जो लो पिच से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग अप इन अ क्रेसेंडो। तो जब आप पढ़ते हैं तो इसकी जो भाषा है ग्रामर को बहुत जगह वायलेट करती है, लेकिन वो आपके कान को मधुर वाणी या मधुर म्यूज़िक की तरह लगती है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे दूं इसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी ये और एक्सपेरिमेंट विथ लैंग्वेज की। 2 लोग रशिया से हैं, तो अगर हम आम तौर पे जब लिखते हैं तो लिखेंगे कि बोथ आर फ्रॉम रशिया। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इन्होंने कहा XY फ्रॉम रशिया, अब आप कहेंगे कि इसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि बात चल रही है
इसकी इस किताब की लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। इन्होंने कन्वेंशनल लैंग्वेज रूल्स को दरकिनार करते हुए एक नई रूल मैं कहूँगा कि उसे एक नई रूल अपनी किताब में इनकॉर्पोरेट की है। जैसे कि आप 1920 में अगर जेम्स जॉयस की किताब यूलिसिस जाके पढ़ेंगे तो उन्होंने ये पहला काम किया था। उसके बाद 21st सेंचुरी में गैब्रिएल गार्सिया मार्केज़ को अगर मैं हटा दूं, या मैं अगर सलमान रुश्दी की बात ना करूं, तो मुझे ब्रिटिश राइटर में मुझे समंथा हार्वे नज़र आई, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, जिससे उनकी किताब बहुत ही लिरिकल हो गई है। बात समाप्त करने से पहले मैं 2-3 चीज़ों पर और प्रकाश डालना चाहूँगा इस किताब से रिलेटेड। समंथा हार्वे एक साइंस फिक्शन राइटर नहीं है। वो कभी स्पेस में नहीं गई हैं, उनकी ट्रेनिंग साइंस में भी नहीं हुई है। ये किताब लिखी गई थी पैंडेमिक के समय, और जिस समय वो किताब लिख रही थी उनके मन में ये द्वंद्व था कि क्या शी विल बी एबल टू पुल इट ऑफ, यानी कि क्या वो ये काम कर पाएंगी, स्पेस से अर्थ को ऑब्जर्व कर पाएंगी बिना स्पेस में गए हुए। कई एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है और आइडिया है स्पेस का। कई साइंटिस्ट्स हैं, साइंस फिक्शन राइटर्स हैं, जिनकी विज्ञान की नॉलेज इनसे कई गुना ज़्यादा थी। तो इनके मन में एक द्वंद्व था कि ये काम कर पाएंगी या नहीं। जब ये किताब ख़त्म होता है तो एक चीज़ स्पष्ट होती है कि ह्यूमन इमेजिनेशन के सामने नॉलेज फीका पड़ता है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप एक फिक्शन राइटर हैं, तो आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी नॉलेज होती है। और ये बात इस किताब में स्पष्ट होती है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्पेस स्टेशन में इमेजिन किया और वहाँ से अर्थ को ऑब्ज़र्व किया और अलग अलग नज़रिए से ऑब्ज़र्व किया, वो एक बहुत खूबसूरती है इस किताब की। जो दूसरी खूबसूरती मुझे इस किताब की नज़र आई वो ये थी कि स्पेस स्टेशन में भी इस राइटर ने, यानी समंथा हार्वे ने, उन सारी चीज़ों का जिक्र किया जो हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में मायने रखते हैं। यानी कि खाना, आपको खाने का इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस शटल में पीज़ और कैबेज कैसे ग्रो कर रहा है, और कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी में। गोइंग टू वॉशरूम, और उसमें स्पेस स्टेशन में आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जो तीसरी चीज़ है वो है नेशनैलिटी, कि स्पेस शटल में भी सारे अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम हैं, और उसमें लिखा है प्लीज़ यूज़ योर नेशनल वॉशरूम, यानी कि आप अपने देश का वॉशरूम इस्तेमाल कीजिए। हंसी की बात यह है कि ये एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे का रिफाइंड यूरिन पी रहे हैं, यानी वहाँ पानी तो है नहीं, तो पानी आएगा कहाँ से। सो यूरिन इज़ बीइंग रिफाइंड एंड नेशनैलिटीज़, डिफरेंट नेशंस आर कोमिंगलिंग। तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर इन्होंने बात करी है बड़ी सटल तरीके से। इस किताब में आपको कोई भी चीज़ ऑन द फेस नहीं मिलेगी, यानी कि स्पष्ट शब्दों में कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड बिहाइंड द वर्ड्स, यानी कि आपको इसका मतलब अपने से ही निकालना होगा। आपको बहुत ही महीनता से इस किताब को पढ़ना होगा, और आपको ये पता करना होगा कि कौन सा शब्द और कौन से सेंटेंस किस तरफ इशारा कर रही है। और ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है कि इन्होंने बिना कुछ कहे हुए भी बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डाल दिया है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साझा यानी शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।